हेलो स्टूडेंट। मैं योगेश कुमार। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नेक्स्ट आईएएस अनुभव 1 के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा होगा। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं मतदान का भारत में अधिकार है और कुछ मामलों में चुनाव लड़ने के अधिकार का भी, लेकिन कुछ मामलों में ये सीमित किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1959 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1959 कुछ मामलों में चुनाव लड़ने के अधिकार और मतदान करने के अधिकार को सीमित करता है। अगर हम आरपीए एक्ट की धारा 62 यानी 62 की बात करें तो कुछ मामलों में मतदान करने के अधिकार को सीमित कर दिया। जैसे अगर व्यक्ति आरोपी साबित है और कैद में है या अथवा वह पुलिस हिरासत में, भले ही आरोप सिद्ध नहीं हुए हो, तो उसका मतदान करने का अधिकार सीमित हो जाता है, वह मतदान नहीं कर सकता। हालांकि यह स्थिति निवारक निरोध के अंतर्गत जो पुलिस हिरासत में है उस पर लागू नहीं होती, लेकिन वह मतदान कर सकता है सिर्फ पोस्टल बैलेट यानी डाक पत्र के माध्यम से। तो धारा 62 मतदान के अधिकार पर कुछ सीमाएं आरोपित करती है। वहीं हम लोग जानते हैं आरपीए की धारा 8 कुछ मामलों में चुनाव लड़ने के अधिकार को सीमित करती है। अगर व्यक्ति कुछ आरोपों में दोष सिद्धि हो जाता है तो वह अपनी रिहाई से लेकर आगामी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन 1, एक विचाराधीन कैदी मतदान नहीं कर सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि विचाराधीन कैदी अगर पुलिस हिरासत में है तो वो मतदान नहीं कर सकता, तो सही है, लेकिन चुनाव लड़ सकता है क्योंकि अगर दोष सिद्धि हो जाता है तभी उसके, कुछ मामलों में दोष सिद्धि होने पर ही उसके चुनाव लड़ने के अधिकार सीमित होते हैं। तो कथन 1 सही है। कथन 2, एक व्यक्ति जो निवारक निरोध में है मतदान कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा सही है, ये मतदान कर सकता है वह, लेकिन सिर्फ डाक पत्र के माध्यम से, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की सीमाएं धारा 8 के अनुसार सिर्फ दोष सिद्धि के मामलों में ही है, तो इस तरह यह कथन गलत हो जाता है। कथन 3, एक दोष सिद्ध व्यक्ति जो जमानत पर है न तो मतदान कर सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता। तो धारा 62 क्लोज 5 यह सिर्फ जो विचाराधीन कैदी है या जो पुलिस हिरासत में उन्हीं पर लागू होता है, जमानत में जो व्यक्ति है उस पर लागू नहीं। तो जो व्यक्ति अगर दोष सिद्धि भी है लेकिन जमानत पे है तो मतदान कर सकता है। तो इस तरह कथन 3 भी आपका गलत हो जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेता प्रतिपक्ष का पद न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में। संविधान में यह पद उल्लेखित नहीं है, यह सही है, ठीक है। संसद द्वारा पारित और ना ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नहीं। संसद द्वारा 1977 में संसद में विपक्ष के नेता वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1977 को पारित किया गया था और इसमें नेता प्रतिपक्ष के मामले से संबंधित प्रावधान है। तो इस तरह कथन 1 आपका गलत हो जाता है। कथन 2, नेता प्रतिपक्ष सरकार के विपक्षी दल से होना चाहिए जिसकी सदन में संख्या सबसे अधिक है। 1977 के इस अधिनियम में साफ कहा गया है कि सदन का जो विपक्षी नेता जो होगा वह विपक्ष का होगा और सबसे बड़े दल का होगा। तो अपने आप में 1977 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो कथन सही है ये, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 1950 के दशक के अध्यक्ष के जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार विपक्षी दल के नेता होने की मान्यता रखने के लिए कम से कम 10% जो सदन की संख्या है, लोकसभा की संख्या है, उसका आपके पास संख्या बल होना चाहिए।
तो कथन 2 अपने आप में सही है, लेकिन हमें 1950 के स्पीकर के जो दिशा निर्देश है उनके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। कथन 3, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में नेता प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व होता है। हम बात करें सीबीआई, तो सीबीआई के जो निदेशक की जो नियुक्ति करती है उस समिति में हमारे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा उनके द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। तो सीबीआई के मामले में यह कथन सही है। लेकिन जब हम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बात करें, तो ईडी की जो नियुक्ति की जाती है उसके अध्यक्ष हमारे सीवीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, और सदस्यों में अन्य सतर्कता आयुक्त, डीओपीटी सेक्रेटरी, आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी आदि होते हैं। तो इस तरह यह कथन गलत हो जाता है। कथन 4 की ओर, वरीयता क्रम में नेता प्रतिपक्ष का पद पूर्व प्रधानमंत्रियों के समान होता है। यह सही है। वरीयता क्रम में नेता प्रतिपक्ष का पद 7वें क्रम में आता है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो कथन 4 सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 4, आपका विकल्प बी, केवल 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता कि वह कानून के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करता है? समता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। देखिए, हमारे डीपीएसपी में कुछ प्रावधान इस तरह के हैं जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उन डीपीएसपी के प्रावधानों को हम लागू कर सके। आर्टिकल 39 बी और 39 सी, ये मुख्य रूप से आपके जो भौतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाएगा कि वह सभी के लिए समानता सुनिश्चित करे, और सरकार राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि धन के संकेंद्रण से सामान्य जनों को नकारात्मक प्रभाव ना पहुंचे। तो ये आर्टिकल 39 बी और 39 सी है। तो इसी के लिए संसद द्वारा 1971 में आपके 25वें संशोधन के तहत 31 सी यानी 31 सी आर्टिकल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 31 सी प्रावधान करता है कि अगर राज्य 39 बी और 39 सी के डीपीएसपी के जो प्रावधान है उन्हें लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है, तो उस विधि को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता कि वह आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो जहां 31 सी यह प्रावधान करता है कि 39 बी और सी के तहत अगर कुछ प्रयास राज्य कर रहा है तो उन्हें इस आधार पर उस विधि को शून्य नहीं माना जा सकता कि वह आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार और आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो हम समझ ही चुके हैं कि राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, ऐसा कानून जो यह सुनिश्चित करता हो कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व सामान्य हित के लिए वितरित किया जाए। साथ ही मैं बता दूं 31 सी के तहत 25वें संविधान संशोधन में संसद ने एक अतिरिक्त प्रावधान और जोड़ा था कि अगर 39 बी और सी के तहत कुछ विधि बनाई जा सकती है तो न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन सिर्फ दूसरे प्रावधान को, पहला प्रावधान जिसकी हमने अभी चर्चा की वो पूरी तरह से वैध है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उपयुक्त में से कितनी भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध है, शास्त्रीय भाषा घोषित है और भारत संघ की राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो हम जानते हैं भारतीय जो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। वहीं अगर हम भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषाओं के बारे में चर्चा की गई। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें हम बात करें तो कुछ संशोधनों के साथ इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
जहां हम बात करें हिंदी, हिंदी हमारी संघ की राजभाषा है और वहीं वह अनुसूची 8 के तहत भी हिंदी शामिल है, लेकिन शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में हिंदी शामिल नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाता है। 2 की बात करें अंग्रेजी की, तो हमारी यह ना तो अनुसूची 8 में शामिल है, ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा है और ना ही भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। कथन 3 संस्कृत, संस्कृत अनुसूची 8 में शामिल है, शास्त्रीय भाषा भी, संस्कृत शास्त्रीय भाषा भी है, लेकिन ये भारतीय संघ की राजभाषा नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी, कोई नहीं। चलिए इसको थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं सम्मिलित हैं, वो ये 22 भाषाएं आपकी शामिल हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाएं इसमें शामिल की गई थी, लेकिन बाद में 3 संशोधनों के साथ इसमें कुल भाषाएं अब आपकी 22 हो चुकी हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, यह एक दर्जा था जो 2004 में तमिल को पहली बार मिला था, जिसमें अभी तक सिर्फ टोटल 6 भाषाएं थी, लेकिन इस वर्ष मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ने के बाद ये टोटल 11 भाषाएं अब शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हैं। अब देखते हैं शास्त्रीय दर्जा प्राप्त भाषाओं से क्या लाभ होता है उनको। मानदंड लगभग 1500 से 2000 वर्ष या उससे अधिक प्राचीनता के लेख या इतिहास इस भाषा में उपस्थित होना चाहिए। मानदंड दूसरा, इस भाषा को बोलने वाले या समझने वाले लोगों द्वारा इस भाषा के प्राचीन साहित्य और लेखों को अमूल्य साहित्यिक धरोहर मानना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। थर्ड, भाषा की साहित्यिक परंपरा अनोखी होनी चाहिए और किसी और भाषा समूह से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। यह है कथन आपका मानदंड 4, इस शास्त्रीय भाषा में लिखा साहित्य इसके आधुनिक संस्करण भाषा से अलग हो सकता है या फिर इसकी अन्य भाषाओं से भी यह विभिन्न हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि भाषा सहज वर्षों तक हूबहू ही रहे, थोड़ा बहुत परिवर्तन मान्य हो सकता है। अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त होने पर लाभ क्या होते हैं। पहला, शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के विद्वानों के लिए 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाएंगे। शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तीसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी से अनुरोध किया जाएगा कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठ बनाए। तो स्पष्ट है कि इसके शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलने के कुछ अपने मानदंड है और इसके कुछ विशेष लाभ भी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हम जानते हैं कि संसद में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, जैसे कुछ आपकी वित्तीय होती है, कुछ अन्य प्रकार की समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, और इसी तरह है एक संयुक्त संसदीय समिति। कथन 1, संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने तथा दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति व्यक्त किए जाने के बाद जेपीसी का गठन किया जाता है। यह सही है, इसमें दोनों ही सदन के सदस्य शामिल होते हैं और संसद के सदस्यों द्वारा ही उनका चयन किया जा सकता है। साथ ही वह सरकार के पक्ष अथवा विपक्ष दोनों दलों से हो सकते हैं। यह एकमात्र संसदीय समिति है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह आप लोग समझ ही गए कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि इस तरह की समितियां हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो कथन 2 आपका सही नहीं है। 3, जेपीसी संसद द्वारा संदर्भित वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों मामलों की जांच कर सकती है। सही है, यह जेपीसी का जब गठन किया है तो मुद्दा आधारित होता है। यह या तो अपना जो एक निश्चित समय सीमा होती है इसका समय काल समाप्त हो जाए, अथवा जब इसका कार्य समाप्त हो जाए तो इसको भंग किया जा सकता है। तो आपका उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 और 3, यानी ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में मतदान के दौरान
360 सदस्य उपस्थित हैं। कुल 543 सीटों में से 23 सीटें रिक्त हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सदन के अध्यक्ष को अपदस्थ करने का प्रस्ताव न्यूनतम 261 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं जब सदन के अध्यक्ष को अगर हमें हटाना है तो सदन की कुल संख्या जिसमें रिक्त सीटों को नहीं जोड़ा जा सकता तो उसका निम्नतम बहुमत चाहिए ही चाहिए। तो हम जानते हैं टोटल 543 सीट है और इसमें जैसा कि बताया गया 23 सीटें रिक्त भी हैं, तो कुल 520 सदन की जो कुल सदस्य सीमा है वो 520 है। लेकिन जब सदन के अध्यक्ष को हटाया जाएगा तो इसके कुल सदन की जो संख्या है जिसमें रिक्त सदस्यों को हटा दिया जाता है उसका बहुमत होना निम्नतम आवश्यक है। तो यह आपका होगा 260 प्लस 1, आधे से अधिक, कुल सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक, अर्थात 261 होने निम्नतम आवश्यक है। सो पहला कथन आपका सही है। कथन 2, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने वाला विधेयक न्यूनतम 272 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। आरपीए एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद को सिर्फ सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। तो इस तरह हम देखें तो यहां पर आपके 360 सदस्य उपस्थित हैं, तो 360 सदस्यों का जो सामान्य बहुमत होगा यानी आपका 180 प्लस 1, तो टोटल 811 यानी 181 हमें चाहिएगा। तो इस तरह यह कथन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में जीएस के साथ साथ थोड़ा सी सेट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त नियंत्रण में होते हैं, लेकिन केवल केंद्र सरकार ही उन्हें हटा सकती है। सामान्य बात है, अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस यानी भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और फिर उन्हें कैडर अलॉट किया जाता है जो अपने कैडर में वे सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि संयुक्त नियंत्रण उन पर केंद्र और राज्य सरकार का होता है, लेकिन केवल केंद्र सरकार ही उन्हें हटा सकती है। तो कथन 1 आपका सही है। अब क्यों केंद्र सरकार ही हटा सकती है? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 311 यानी 311 में कुछ प्रावधान है जो सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को उस प्राधिकारी से निम्न स्तर के प्राधिकारी द्वारा ना तो बर्खास्त किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है जिससे उनकी नियुक्ति हुई हो। यही आपके अनुच्छेद 311 में स्पष्ट रूप से यही दिया गया और यही कारण है कि उनको केवल केंद्र सरकार ही हटा सकती है अथवा बर्खास्त कर सकती है। सो आपके दोनों कथन सही हैं और कथन 2 जो आपके कथन 1 की व्याख्या करता है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए यह व्याख्या भी करता है और दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जानते हैं आर्टिकल 200 और 201 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जा सकता है और बाद में 201 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति कोई विधेयक राज्य विधानमंडल को वापस लौटाता है तो विधानमंडल को 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति उस पर 2 निर्णय ले सकते हैं, या तो उस पर कोई निर्णय ना ले अथवा उसे सदन को वापस कर दे। अगर सदन को वो वापस कर दे, लेकिन यह धन विधेयक के मामले में, अगर धन विधेयक नहीं है तो सिर्फ तभी सदन को वापस किया जाता है। अगर सदन को वापस किया जाता है तो सदन की जिम्मेदारी है उसे 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा। अगर 6 माह के भीतर वह पुनः राष्ट्रपति को विधेयक भेजते तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।
तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति यहाँ पे अपनी वीटो पावर का कुछ अतिरिक्त इस्तेमाल करते हैं विधानमंडल पर बजाय संसद के। हम जानते हैं संसद अगर दूसरी बार विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसा राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के मामले में नहीं है। सो कथन 1 आपका सही है। कथन 2, यदि राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पुनः पारित किया जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति देनी होगी। उसमें राज्यपाल का कार्य नहीं होता बल्कि इसमें राष्ट्रपति की ही भूमिका होती है, और उस मामले में यह कथन आपका गलत हो जाता है। राज्यपाल को उस विधेयक को स्वीकृति देनी होगी यह कोई अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है यह भी अनिवार्य नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदान करने के पात्र होते हैं? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है और 80 के सब क्लॉज 4 में बताया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते और राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी इसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को प्रदत्त उन्मुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 361 कुछ मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए जो कार्य उनके पद पर रहते हुए किए जा रहे हैं उन मामलों में कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती है ताकि उन्हें कुछ सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो उसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 361 चर्चा करता है। कथन 1, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कथन सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वह क्रमशः विधानमंडल और संसद की जो सहमति के बाद ही करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद ही करते हैं। तो उन्हें अपने पद की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो कथन 1 सही है। कथन 2, राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई शुरू तो की जा सकती है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। कथन 2 गलत हो जाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से 361 में प्रावधान है कि आपराधिक कार्रवाई न तो शुरू की जा सकती है और ना ही जारी रखी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है। तो कथन 2 गलत है। कथन 3, राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए गए कार्यों के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही शुरू करने के लिए 2 माह की पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक होती है। यह स्पष्ट है कि अगर दीवानी कार्रवाई की जाएगी तो उसे 2 माह पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। सो कथन 3 सही है। 4, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्रदान की गई अनुमति राष्ट्रपति के समान है। यह कथन भी सही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि लगभग राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोनों को ही समान उन्मुक्तियां इस मामले में प्राप्त होती हैं। सो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी शब्द के अर्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? हम जानते हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को 1977 के दशक में बाद में भारतीय संविधान में संशोधन के बाद शामिल किया गया था भारतीय प्रस्तावना में। और भारतीय प्रस्तावना सम्मिलित जो शब्द समाजवादी है वो किसी भी तरह कम्युनिज्म वगैरह या जो मार्क्स या लेनिन का समाजवाद है उससे संबंधित स्पष्ट रूप से नहीं है। भारतीय समाजवाद जो है वह बात करता है कि सभी प्रकार के शोषण और सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त किया जाएगा, चाहे वह समानता आपकी सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा राजनीतिक हो। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी शब्द है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति पर अधिक बल देता है। इससे हम समझ सकते श्रमिक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता देने के राज्य नियंत्रित आर्थिक नियोजन नहीं।
संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व ये भी नहीं है। केंद्रीकृत आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से वर्ग विहीन समाज की स्थापना में राज्य की भूमिका नहीं। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता। स्पष्ट रूप से आपका कथन डी सही है, लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय कानून में उल्लिखित अभिभाषक सौदे की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, अभिभाषक सौदे की जो अवधारणा होती है, समझौते की जो अवधारणा होती है, होता क्या है, यह आपके मतलब अभियोजन पक्ष और प्रतिवादी पक्ष जो होते हैं उनके बीच एक समझौता होता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति अपनी दोष सिद्धि के संबंध में दलील देने के लिए राजी हो जाता है और बदले में उसे सजा के मामले में कुछ राहत प्रदान की जाती है। सीआरपीसी में यह 2005 के संशोधन से शामिल किया गया था। इसके मुख्य बल ये था कि इससे जो हमारे न्यायालय हैं जिन पर अतिरिक्त कार्यभार है उसे थोड़ा कम किया जा सके। साथ ही बीएनएसएस जो अभी है, भारतीय न्याय जो संहिता है, बीएनएसएस जो है उसमें भी यह प्रावधान शामिल है, लेकिन आरोप दायर करने से सिर्फ 30 दिन की अवधि तक ही यह कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग लागू हो सकता है। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि यह किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होता जिसमें सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक हो। तो ये ध्यान रखना जरूर, जो प्ली बार्गेनिंग है सिर्फ ऐसे ही मामलों में की जा सकती है जहां सजा 7 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने बताया, अभियोजन पक्ष के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, यह अभियुक्त को कम सजा के बदले में। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बीएनएसएस जो हाल ही में कुछ नए सीआरपीसी की जगह लाया गया है उसमें भी यह प्रावधान शामिल है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम देखिए, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा असम मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, असम एक ऐसा हमारा जो सीमावर्ती राज्य है जो बांग्लादेश की साइड से घुसपैठ से हमेशा प्रभावित रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद से ही समस्या बनी हुई थी, और हम देखें तो 1965 के युद्ध और 1971 के जो बांग्लादेश के युद्ध था उससे पूर्व में यह समस्या और ज्यादा गहरे रूप में आ गई थी। तो 1979 में एक असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें स्टूडेंट और अन्य पक्ष जो इस मूवमेंट को बल दे रहे थे। इनका ये अवैध जो घुसपैठिए थे उनके विरोध में ये प्रदर्शन था, और ये प्रदर्शन लगभग 6 वर्ष यानी 1985 तक चला, जिसमें लगभग 850 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो काफी बड़ा मूवमेंट था ये। तो उसके बाद असम अकॉर्ड, जिसको असम समझौते के नाम से जाना जाता है, में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में जो भारत सरकार के प्रतिनिधि है उनके अथवा और असम मूवमेंट के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच एक समझौता हुआ। इन समझौते के तहत ही धारा 6A इसमें सम्मिलित की गई थी। तो अब हम देखते हैं यह केवल बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों के लिए लागू होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ की जो समस्या थी यही एक मेन कारण था, तो ये सही है आपका कथन। 2, यह 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी धर्मों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। कथन 2 भी आपका सही है। यह धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहीं 24 मार्च 1971 के बाद आए प्रवासियों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा और वे नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। 6A में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान भी शामिल है। तो कथन 3 भी आपका सही है। आप देखेंगे तो एनआरसी भी इनडायरेक्ट वे में इसी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? डी, 1, 2 और 3। डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने के आवश्यक परिणाम हैं? हम जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत या तो बाह्य आक्रमण या युद्ध अथवा आंतरिक अशांति के आधार पर
आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि बाह्य आक्रमण और युद्ध के मामले में थोड़े प्रावधान अलग हैं और आंतरिक अशांति के मामले में प्रावधान थोड़े अलग हैं। कथन 1, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसदीय प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकती है। यह कथन सही नहीं है। आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल लगाया जाता है तो संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सूची पर भी विधि बना सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसदीय प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकती हैं। संसद भी राज्य सूची पर विधि बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी राज्य सूची पर विधि बना सकता है। लेकिन अगर कुछ कंट्राडिक्शन होता है तो संसदीय विधि ही प्रभावी होगी। जो यह कथन है यह आपका आर्टिकल 356 सॉरी, अर्थात राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं उसके मामले में सही है, लेकिन अनुच्छेद 352 के मामले में यह सही नहीं है। कथन 2, नागरिकों का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण करने का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। यह हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के तहत यह आता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपके आर्टिकल 358 में प्रावधान है कि 352 के तहत अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध के तहत आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 आपका स्वतः निलंबित हो जाता है। तो कथन 2 आपका सही है। 3, लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ जाता है। देखिए, ये अनिवार्य परिणाम नहीं है। संसद चाहे तो इस कार्यकाल को बढ़ा सकती है, अगर सरकार चाहे तो इस कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए ही इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो कथन 3 अनिवार्य रूप से परिणाम नहीं है, तो इसलिए कथन 3 आपका गलत है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो केवल 2, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। थैंक यू। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। देखिए, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे वह आपका जीएस हो अथवा सीसेट हो। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर डिस्कशन।